हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन में जो है आज बात करेंगे अपन डायमेंशन एनालिसिस की। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आपका डायमेंशन क्या होता है ना। तो ये जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट तो अपन इसका समझ लिया, और ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशनल पार्ट जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डायमेंशन देखो, जो आपके डायमेंशन है वो है आपका डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी। क्या बोला इन्होंने बोला कि डायमेंशन जो है वो जो आपके है ना, वो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे आपका मान लो वेलोसिटी है, फोर्स है ना, उसको फंडामेंटल क्या थे आपके फंडामेंटल। मैंने आपको कल आपको जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ाया था कि आपके 7 जो क्वांटिटीज है ना, 7 फिजिकल क्वांटिटी को आपको फंडामेंटल में डाल रखा है, जिसमें आपका लेंथ है, मास है, आपका टाइम है, आपका टेम्परेचर है, आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, आपकी इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द मोल वाला जो है ना। तो ये जो 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनकी पावर में जो है वो जो है उसको लिखने की जो प्रोसेस है, उसको लिखने का जो तरीका है वो आपका डायमेंशन का मतलब कहने का मतलब है, सिंपल से अगर एग्जांपल से समझाऊं, डायमेंशन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं बात करूं फोर्स की बात कर लेता हूं, फोर्स की बात कर लेते हैं है ना, या फिर बात चलो शुरू से बात करते हैं, लेंथ से ही बात करते हैं, फिर अपन फोर्स पर आ जाएंगे। जैसे बात करते हैं अपन सिर्फ किसी लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ जो है वो आपको पता है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेंथ जो है वो आपके मीटर में या फिर सेंटीमीटर में किसी में भी होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल जो है वो है आपका एम एल टी, या फिर अगर करंट आएगा तो एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर आएगा तो केल्विन आ जाएगा। तो इनकी पावर में लिखना, इनकी पावर मतलब इनकी पावर, जैसे यहाँ पे लेंथ में मास होता नहीं है, टाइम होता नहीं है, सिर्फ एल के अलावा कुछ भी नहीं है, एल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एम की पावर 0 कर दो, टी की पावर 0 कर दो, और ये तो मोस्टली तो जो अपन एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे फॉर्मूले में जो है या तो मास आता है, या तो लेंथ आता है, या फिर आपका टाइम आता है। उसके अलावा जो है टेम्परेचर वगैरह वो अलग अलग है ना, वो बहुत कम फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। एम्पियर वगैरह जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आपके जो फिजिकल क्वांटिटी उनमें आएगा, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली तो जो है आपका मास, लेंथ और टाइम जो आने वाला है, तो इन एमएलटी की फॉर्म में जो है, एमएलटी मास जो है आपका, लेंथ जो है, टाइम जो है, तीनों फंडामेंटल आपके क्वांटिटीज है, और इनकी पावर में जो है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना जो है वो आपका डायमेंशन एनालिसिस होता है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन हो गई, ये लेंथ की डायमेंशन हो गई। ऐसे ही अगर मैं बोलूं मास की डायमेंशन क्या होगी, तो मास की डायमेंशन होगी, एक कैपिटल ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे m1, क्योंकि मास है तो मास की पावर 1 आएगी, है ना, मास की पावर 1, L0 T0, क्योंकि मास के अंदर लेंथ होता नहीं, टाइम होता नहीं, ऐसे मास है तो मास की पावर 1 आ गया। ऐसे ही बोलूं मैं टाइम, ऐसे बोलो टाइम जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो हो जाएगी m0, क्योंकि उसमें मास नहीं है, उसमें लेंथ नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम है, तो t की पावर 1 हो गई। ऐसा अगर मुझे बोले कि फोर्स की बताओ, फोर्स की क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो आ गया इसमें, इसकी यूनिट लिख सकते हैं अपन, यूनिट हाँ लिख सकते हैं, मास की है ना, मास को अपन लिखते हैं kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो गई वो हो गई अपनी यूनिट किसकी, फोर्स की। इसी को अपन न्यूटन बोलते हैं, है ना, इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इसकी डायमेंशन लिख दो। तो डायमेंशन के लिए क्या करना है आपको, है ना, एमएलटी के फॉर्म में लिखना है, मतलब फंडामेंटल जो अपने क्वांटिटीज है उनकी पावर के फॉर्म में, है ना, उसके एक्सप्रेस करना है आपको इसको क्वांटिटी को। तो इसमें अब मास है ना, और मास ऊपर है तो आपका m की पावर 1 हो गई। अगर यहाँ kg का स्क्वायर होता तो पावर 2 कर देता, kg है ना, जैसे यहाँ पे मीटर है तो मतलब लेंथ है, तो लेंथ की पावर 1 हो गई। सेकंड स्क्वायर ना, सेकंड स्क्वायर डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टाइम की पावर -2 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे -2 शो कर क्या कर रहा है, सेकंड 1/s स्क्वायर को शो कर रहा है ना, मतलब ये पर सेकंड स्क्वायर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तो ये इस तरीके से जो है वो सारी डायमेंशन लिख सकते हैं। और डायमेंशन लिखने के लिए आपकी जो भी डिराइव क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। उस यूनिट को जो है अपन को कुछ नहीं, बस फंडामेंटल की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जिन जिनका आपको फॉर्मूला पता है उसकी सारी अपन डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने जो है आपके सामने कुछ भाई आपकी डिराइव क्वांटिटीज ले रखी है, उनको उसकी यहाँ पे यूनिट भी लिख रखी है और उनके डायमेंशन भी लिख रखी है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कैसे, सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपका वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मींस आपकी कोई लेंथ होगी और नीचे आपका टाइम आ रहा है, तो यूनिट तो इसकी मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड
मीटर लेंथ है और टाइम आपका सेकंड में है। तो यहाँ पे आपका मास है क्या, तो मास इसमें आता नहीं है, तो इसकी क्या क्या लिखोगे, m0 l की पावर 1 t की पावर -1, क्योंकि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में है ना, तो टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो है m0 l1 और t की पावर -1 जो है वो किसकी, वो डायमेंशन हो गई अपनी वेलोसिटी की। ठीक है, ऐसे में बात करो एक्सेलरेशन की, तो है ना, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है स्मॉल a से, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर कहां से आई, तो इसके फॉर्मूले से आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ऐसा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आता है। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड और नीचे और टाइम है तो सेकंड स्क्वायर हो गया, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो इसमें भी आपका मास नहीं आ रहा तो मास की पावर 0, m की पावर 0, l एक है, 1 मीटर है यहाँ पे, तो l की पावर 1 आ गई। सेकंड स्क्वायर 2 है और भी डिवाइड में है, तो ऊपर जाने पे पावर -2 हो जाएगी, तो है ना, तो टाइम को मैंने -2 लिख दिया। सिंपल चीज है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप काम बन जाएगा। क्या है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सर, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मीन्स केजी, इसकी यूनिट क्या होती है मास की, केजी। वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकंड, ये लो, ये इसकी क्या आ गई, ये किसकी आ गई, इसकी मोमेंटम की यूनिट आ गई। बस यहाँ पे मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, तो तीनों आएगा, तीनों आएगा। क्या आएगा, m1 l1 t की पावर -1, यही तो आ रहा है, m1 l1 t की पावर -1, क्योंकि t यहाँ पे सेकंड नीचे है, सेकंड नीचे ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, सिंपल है। तो इनकी पावर में शो करना, बस mlt की पावर में शो करना है, ये डायमेंशन है ना आपका एनालिसिस होता है, तो सिंपल बस। तो मोमेंटम हो गया kg मीटर पर सेकंड, तो m1 l1 t की पावर -1 इसको शो कर दिया पावर में, किसकी पावर में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में। ठीक है, फिर आपका फोर्स, फोर्स का तो मैंने भी बताया था आपको, फोर्स का बताया था। तो ये फोर्स का और वर्क का है जो है वो आपको लर्न होना चाहिए। फोर्स के डायमेंशन निकालने नहीं पड़े, डायरेक्ट जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये फोर्स और वर्क जो है बहुत जगह यूज आते हैं, बहुत जगह यूज आते हैं, तो है ना। तो क्योंकि फोर्स आपके बहुत सारे फॉर्मूले में आता है, जैसे आपका प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल फोर्स आ रहा है यहाँ पे, तो फोर्स है डिवाइड बाय एरिया करना होगा, तो फोर्स की मुझे याद होगी, तो डायरेक्ट क्या होगा, एरिया का मतलब l स्क्वायर से डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, जैसे आपका वर्क है, तो वर्क की एनर्जी, जो वर्क की यूनिट होती है जूल होती है ना। अगर मुझे वर्क का पता होगा तो जितनी भी हमें एनर्जीज है, क्योंकि सारी एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की एनर्जी जूल होती है, ठीक है, तो इसलिए जितनी भी एनर्जी है उन सबकी डायमेंशन जो वर्क की होती है वो होगी। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी उन सबकी यही हो जाएगी डायमेंशन। ठीक है, ये तो कहां पे थे अपन, फोर्स पे थे। तो फोर्स क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2, m1 l1 t की पावर -2 कैसे आया, तो इसकी यूनिट से आया। यूनिट क्या होता है इसका फॉर्मूला पहले तो ma है ना, तो m मींस मास और a मींस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज है जो एक्सेलरेशन का था, उसमें बस एक मास से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पहले ही निकाल चुका हूं, इसमें मास का मल्टीप्लाई हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट ये रही, इसमें मास बस या m0 की जगह m1 आ जाएगा, तो m1 आ गया, m1 l1 t की पावर -2, बस यही तो आ रहा है। जैसे वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क का बेसिक फॉर्मूला है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको लर्न है m1 l1 t की पावर -2, इसमें क्या करना, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई लेंथ होगी, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है लेंथ, बस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो आपके फोर्स की डायमेंशन है उसमें L1 की जगह L2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बस एक डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई, मतलब एक L की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो L की पावर 2 आ जाएगी। तो m1 l2 t की पावर -2, ये आपकी वर्क की हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स की डायमेंशन है उसमें बस एक लेंथ जो है वो आग और ऐड कर दीजिए, तो लेंथ यहाँ पे 1 था फोर्स में, यहाँ पे 2 हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट वाली भी आ गई, है ना, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो आपका ये होता है। तो वर्क का आ गया डायमेंशन। ठीक है, वर्क की जो है वो आपकी ऐसा यूनिट जूल होती है, या फिर जूल को ही तो अपन न्यूटन मीटर बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन आपका फोर्स से आया है और मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट से आया है। ठीक है, फिर आता पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, या फिर पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट जूल होती है ना, तो इसकी भी जो यूनिट हो जाएगी वो तो जी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को अपन वाट बोलते हैं, है ना, WA वाट, जो आपकी पावर की ऐसा यूनिट है ना, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ऊपर वर्क है, नीचे टाइम है, मतलब वर्क की जो डायमेंशन है, वर्क की जो डायमेंशन है उसमें t की पावर -1 एक एक्स्ट्रा ऐड करना, क्योंकि डिवाइड बाय t है, तो उसमें t एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब जो -1 है यहाँ वर्क में t की पावर -2 था, उसमें एक एक्स्ट्रा t और आ जाएगा, तो t की पावर -3 हो जाएगी, ये वाला आया। बस भाई वर्क की डायमेंशन जो भी थी उसमें क्या करना, एक उसमें जो ये टाइम है वो तो एक एक्स्ट्रा ऐड करना, तो कर दिया।
m1 L2 टी की पावर -2 मेरी वर्क की डायमेंशन है, इसमें बस एक एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ m1 L2 टी की पावर -3 हो जाएगी। ये वाला जो t था, है ना, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, वो बस t एक एक्स्ट्रा आ गया। इस तरीके से जो है, यहाँ तो मैंने बहुत कम लिखी है, ऐसा किसी का भी डायमेंशन बना सकते हैं। जितने भी कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन है ना, मतलब जिनकी यूनिट होती है, तो उनकी अगर यूनिट पता आपको, तो बस आपको करना क्या है, आपको बस उनको फंडामेंटल की पावर में तो लिखना है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता ही है कौन कौन सी है, भाई 7 ही तो है ना। तो उन 7 में से जो भी उस फॉर्मूले में आ रहा है, जो भी उस यूनिट में आ रहा है, उनकी पावर में शो कर दो। भाई उसमें अगर लेंथ है तो लेंथ आ जाएगा, अगर मास है तो मास आ जाएगा, अगर टाइम है तो टाइम आ जाएगा। अगर उसमें कोई करंट मतलब एम्पियर टाइप है कुछ, या फिर टेम्परेचर कुछ केल्विन है, तो वो भी लिख सकते हैं अपन, है ना। जैसे यहाँ लिख रखा मैंने टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एक क्या है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको मैं फंडामेंटल में शो कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसकी ऐसा यूनिट केल्विन होती है, तो बस m0 L0 T0 के की पावर 1 हो गई, क्योंकि केल्विन है ना, क्योंकि इसकी यूनिट टेम्परेचर की अब केल्विन होती है। तो ये खुद फंडामेंटल है, इसलिए यहाँ पे आ गया। टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल है। जो मैंने 7 लिखा था उसमें एक आपका टेम्परेचर भी था, जो मैंने 7 लिखी थी फंडामेंटल, उसमें एक टेम्परेचर भी था, इसलिए मैंने ये खुद आपका एक फंडामेंटल है, इसलिए इसकी पावर मैंने 1 लिख दी। ठीक है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, आपका खुद इंडिविजुअल है। फिर आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, है ना। आपको मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो बस मास मतलब केजी, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो m1 आएगा और नीचे मीटर मतलब लेंथ है, तो लेंथ की पावर -3 आएगी, क्योंकि डिवाइड में है, मीटर डिवाइड में है, तो मीटर का क्यूब है तो L क्यूब आएगा, और टाइम तो है नहीं, टाइम 0 आना चाहिए, तो आ रहा है m1 L की पावर -3 T की पावर 0, क्योंकि टाइम तो इसमें है नहीं, सिर्फ मास है और लेंथ है, तो बस मास और लेंथ आ गया, और लेंथ की पावर -3 आएगी, क्योंकि लेंथ जो है डिवाइड में है, वॉल्यूम डिवाइड में हो ना, बस सिंपल है। प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो जाएगा आपका, प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है सर, m1 L1 T की पावर -2, m1 L1 T की पावर -2, उसमें बस एरिया मीन्स एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब आपका लेंथ है, तो 2 लेंथ जो है वो इसमें ऐड करनी है, वो भी क्या आएगी, माइनस, क्योंकि नीचे है ना, नीचे है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T की पावर -2, इसमें नीचे L2 से डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे मीटर स्क्वायर है, L2 से एक L1 से एक है ना, एक कट जाएगा और एक ऊपर आएगा, मतलब कितना आना चाहिए, m1 L की पावर -1 T की पावर -2, ये आ रहा है m1 L की पावर -1 T की पावर -2, बस यही तो है। तो ये आपके पावर का आ गया ना। पावर की जो है ऐसा यूनिट होती है, पास्कल भी बोलते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है वैसे तो, ठीक है, पी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, इसके अलावा आप टॉर्क की भी निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, बस एक्सप्रेस करना है, बस ये सब चीज़ें, है ना। कुछ मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है अपन पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है तो उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट जो होती है कुलाम होती है, ठीक है। कुलाम जो होती है उसकी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी यूनिट, तो अपन को पता है यार, अपन को यहाँ पता है ना, क्या चीज़ पता है अपन को, कि चार्ज जो है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखूँ, तो उसके लिए मैं करंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम मेरा करंट होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सर IT हो गया, चार्ज का फॉर्मूला क्या, IT मतलब एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड जो है उसी को मैं बोलता हूँ कुलाम बोलता हूँ, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड IT, तो बस सर एक करंट जो है वो मेरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो, कौन, करंट, और टाइम भी तो है, तो दोनों जो है वो उसमें आएंगे, सिंपल हो गया। मास है नहीं, m0 L0 T की पावर 1, टाइम की पावर 1, की टाइम तो है ही उसमें, और A की पावर 1 के दोनों मल्टीप्लाई में है, AT, तो यहाँ पे T की पावर 1 A की पावर 1 हो गई। ये आपका एम्पियर है, ये आपका क्या होता है, एम्पियर, है ना। आपका जो करंट है, करंट की ऐसा यूनिट जो है वो आपकी एम्पियर होती है, उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अपन को डायमेंशन में फंडामेंटल की पावर में तो लिखना है, तो जो भी फंडामेंटल जो आ रहे हैं, जो इस यूनिट में मेरे जो भी फंडामेंटल आ रहे हैं उसकी पावर में शो करना है, तो शो कर दिया। यहाँ पर टाइम आ रहा है और एम्पियर आ रहा है, दोनों फंडामेंटल है, उनकी पावर में शो कर दिया 1 1, बस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट I, तो ये तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, तो m0 L0 T0 A की पावर 1, क्योंकि इसका एम्पियर की पावर 1 हो गई, सिंपल, क्योंकि ये खुद फंडामेंटल है, तो और फंडामेंटल की पावर में लिखना है, तो इसकी पावर में लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो K की पावर 1 आ गया, वैसे ही
इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल की पावर में अपन लिखते हैं डायमेंशन में, तो बस ए की पावर 1 आ गया, सिंपल सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, तो ये आपका V है ना, इसकी यूनिट आपकी वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलाम भी होती है। सर ये जूल पर कूलाम कैसा है, वोल्ट तो हमको पता है, जूल पर कूलाम तो यार वो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से आ गया। कैसे डेफिनेशन क्या होती थी, V इक्वल टू W/C, याद नहीं है, W/Q, किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में है ना, और बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए जो आपका वर्क डन किया गया है एक्शन एजेंट के द्वारा, वो जो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था। ये तो होती थी डेफिनेशन ऐसी कुछ, है ना। तो वर्क डन डिवाइड बाय क्यू, है ना, इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर लाने में जो आपका वर्क डन किया गया था, वो आपका वर्क डिवाइड बाय क्यू जो है वो पोटेंशियल होता था। वर्क जो है वो जूल और चार्ज जो है कुलाम, तो जूल पर कुलाम जो है वो इसकी आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो वर्क की डायमेंशन m1 L2 T की पावर -2, वर्क की डायमेंशन, इसमें वाला वर्क बहुत काम आएगा, तो वर्क की और फोर्स की तो याद होनी चाहिए। तो m1 L2 T की पावर -2 और क्या है, चार्ज की तो लिख रखी है ना, वो जी क्या है m0 L0 T1 A1, तो बस यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, T जो है 1 ऊपर जाके -3 हो जाएगा और A भी चल जाएगा ऊपर, तो A की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो +1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, क्या आ गया, ये तो आ रहा है m1 L2 T की पावर -3 A की पावर -1, बस ये तो आ गया, m1 L2 T की पावर -3 A की पावर -1, सिंपल हो गया। फिर आता है आपका रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी ओम होती है, और फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं, आर का फॉर्मूला निकालते ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से पता अपन को आर है ना, R इक्वल टू V/I, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I, है ना, वोल्ट पर एम्पियर, ये अपना ओम, ये हो गया। तो मुझे एम्पियर की भी पता है, मुझे वोल्ट की पता है, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी पता है, मुझे करंट की पता है, दोनों को बस डिवाइड ही तो करना है। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करने से क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से मुझे रेजिस्टेंस की डायमेंशन मिल जाएगी, बस इसको जो इसमें से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे m0 इसमें तो m1 रहेगा, L2 रहेगा, T की पावर -3 रहेगा, यहाँ पे एम्पियर की पावर 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये आपका डिवाइड में ये करंट है ना, V/I, तो ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 रहेगा, L2 रहेगा, T के -3 रहेगा, बस A जो है वो आपका -1 की जगह -2 हो गया, ठीक है, क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर है ना, तो वोल्ट वाली सारी रहेगी और उसमें एक एम्पियर मतलब एक A की पावर 1 का डिवाइड किया है, वो ऊपर जाके A की पावर -2 हो जाएगा, बस सिंपल चीज़ है, क्योंकि पहले से A1 था आपका, ठीक है ना, ये हो गया। और टेम्परेचर का मैंने बताया दिया। इस तरीके से जो है अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो डायमेंशन लिख सकते हैं, बस उसके लिए अपन को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, उसके अलावा अपन को उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, है ना। तो उसको फिर अपन कुछ नहीं करना है, अपन को बस फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में तो शो करना है, यही आपका होता है डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई, ऐसे आप किसी की भी लिख सकते हैं, कुछ अपन कांस्टेंट की और लिखेंगे, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या आ जाते हैं, कहाँ आएगा अपना ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या क्या एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगा इसका, है ना, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स, सही है ना। फिजिक्स में जो अपने कांस्टेंट्स है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, आपका जो कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इनकी अगर मुझे डायमेंशन निकालनी हो तो जो है अपन डायमेंशन एनालिसिस आराम से निकाल सकते हैं। तो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट ले लिया मैंने जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी सर डायमेंशन क्या होगी, तो आराम से निकाल सकते हैं। भाई जी किस फॉर्मूले में आता है, पहले सोचो जी किस फॉर्मूले में आता है ना। डायमेंशन के लिए बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का जिसकी डायमेंशन निकालनी है, और उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसको अपन बस फंडामेंटल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जी सर फॉर्मूले में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, एफ जी का जो फॉर्मूला उसमें आता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर,
ठीक है। दो मासेस जो जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, तो वो आपका ये हो गया, है ना। ये जो है उसमें आपका g आता, तो यहां से g का फॉर्मूला निकाल लो। g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा r स्क्वायर, गया तो F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, बस g का फॉर्मूला आ गया। g का फॉर्मूला आ गया तो g की अब डायमेंशन भी निकाल लेंगे। क्या आ रहा है ऊपर एक फोर्स है, एक r मतलब आपकी डिस्टेंस है, मतलब आपकी लेंथ है, और दो मास है, हो गया बस। क्या हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। भाई फोर्स का न्यूटन, r मतलब लेंथ है, लेंथ मीटर स्क्वायर, और मास का kg, मास और मास kg स्क्वायर। बस इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लिखो डायमेंशन लिख देते हैं। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की बताओ, फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है m1 L1 t की पावर -2, ये होगी फोर्स की। मीटर स्क्वायर मतलब L2 है, ओके, और kg स्क्वायर मतलब m2 है। बस इसको सॉल्व कर लो। तो क्या है, m की पावर 1 है यहाँ पे और m की पावर 2 है, तो एक तो कट गया, एक ऊपर आएगा, तो क्या आएगा, m की पावर -1 आ गया, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, तो l की पावर टोटल 3 हो जाएगा, l की पावर टोटल 3 हो जाएगा, l की पावर टोटल 3 हो जाएगा, और t तो है ही नहीं, t बस यही है, तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये अपनी डायमेंशन आ गई, किसकी g की, किसकी आ गई डायमेंशन, g की डायमेंशन आ गई, ठीक है। m की पावर -1 l³ और t की पावर -2, ठीक है। कहाँ से आया, बस इसके फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से इसकी यूनिट लिखी और उससे मैंने निकाल लिया, है ना। फॉर्मूले में फोर्स आता है, लेंथ का स्क्वायर आता है और kg का स्क्वायर आता है। तो बस फोर्स की, इसलिए मैंने बोला फोर्स की बहुत, है ना, आप याद ही रख लो, फोर्स की और वर्क की तो याद ही रख लो, है ना। किसी न किसी फॉर्मूले में फोर्स और आपको वर्क मिल ही जाता है, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ आ गया। सेकंड अपन निकालना चाहें, मेरा निकाल लेता हूँ प्लांक कांस्टेंट का, प्लांक कांस्टेंट h, जो प्लांक कांस्टेंट होता है ना h, ये तो उसके निकाल लेते हैं। प्लांक कांस्टेंट h तो पहले सोचो किस फॉर्मूले में आता है ना। तो यार ये तो सिंपल सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है h इंटू एफ, एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर ना एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है, तो उसका एनर्जी इक्वल टू h इंटू एफ, एफ जो होगी फ्रीक्वेंसी हो गई और e आपकी एनर्जी हो गई, h आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से h का फॉर्मूला क्या बन गया, h का फॉर्मूला बन गया e अपॉन एफ, क्या बन गया, e अपॉन एफ। e आपका एनर्जी है और f आपकी फ्रीक्वेंसी है, बस इनकी आपको लिख देते हैं। तो एनर्जी, मैंने बोला था एनर्जी जो है उसकी यूनिट जूल होती है और वर्क की भी जूल होती है, तो जो डायमेंशन आपकी वर्क की होगी वही आपकी एनर्जी की होगी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 L2 t की पावर -2, ये आपके वर्क की डायमेंशन होती है, अभी लिखी थी अपन ने, है ना। ये अपने वर्क की होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ये आ जाएगी, m1 L2 t की पावर -2, ये होगी अपनी एनर्जी की या फिर वर्क की, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या है अपने फंडामेंटल। तो बस, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी t की पावर -1, 1 अपॉन टाइम है ना भाई, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, t की पावर -1, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन टाइम है। बस इन दोनों को डिवाइड से मुझे h मिल जाएगा, h की डायमेंशन क्या आ रही है, ये t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t की पावर -1, क्योंकि ये आपका -1 से एक -1 कट के यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये 1 बच गया। m1 L2 t की पावर -1 जो आ गया वो क्या आ गया, मेरा प्लांक कांस्टेंट की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। ऐसे एक और निकाल लेते हैं ना, ऐसे तो अपन निकाल सकते हैं, बहुत सारी निकाल सकते हैं, पर अपने तरीका सीख लिया है। अब सारा थोड़ा ना यहाँ बताना है, सारा तो आपको करना है, सारा तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो बस तरीका बताना है कैसे करना है अपन को, है ना। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट जो है जिसकी यूनिट है उसकी अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन है ना एनालिसिस की हेल्प से। जैसे एक और ले लेते हैं जिसका एग्जाम में बहुत पूछते हैं, वो है आपका नीटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, है ना। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो सर ये किस फॉर्मूले में आता है, तो ये आपका जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है तो उसमें आपका फ्लूइड डायनेमिक्स जो है उसके अंदर जो आपका विस्कस फोर्स लगता है, तो उसका ये कोएफिशिएंट ये होता है ना, विस्कस फोर्स जब लगता है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उस मटेरियल का होगा, मतलब जो फ्लूइड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा होती है, तो वो अपन निकालेंगे। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद करो, एफ विस्कस फोर्स जो होता था, विस्कस फोर्स अपना जो फ्लूइड का जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वही तो है, एफ क्या होता था, नीटा, है ना, या माइनस भी आता था, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, नीटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी वी बाई डी जेड, है ना। यहाँ डी एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके नीचे डिस्टेंस है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट तब यूज करते हैं जब अपन किसी भी क्वांटिटी में लेंथ का डिवाइड कर देते हैं,
जैसे हम टाइम का यूज करते हैं, टाइम का डिवाइड करते हैं तो अपन रेट यूज करते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डिवाइड बाय टाइम हो रहा होगा। जैसे ही अपन किसी में लेंथ का डिवाइड करते हैं तो उसको ग्रेडियंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड बाय कोई लेंथ है तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। यहाँ पे अगर मेरा टेम्परेचर होता और आपका नीचे कोई लेंथ होती तो मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाता मेरा, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है अपना, है ना। यहाँ पे आपको माइनस भी आता है वैसे तो है ना, पर माइनस का मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे डायमेंशन निकालना, डायमेंशन माने क्या काम। तो फोर्स इक्वल टू नीटा ए एरिया और डीवी बाई डीजेड, यहाँ पे वी वेलोसिटी है और डीएक्स जो है वो आपकी डेप्थ होती है, मतलब लेंथ ही है, ठीक है। तो यहाँ से नीटा का फॉर्मूला क्या निकलता है, नीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपका एफ डीएक्स अपॉन एरिया इंटू डीवी, ठीक है। बस हो गया, तो निकाल लो। एफ पता अपन को, एफ फोर्स है न्यूटन, न्यूटन ये आ गया मीटर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बस निकाल लो। तो क्या हो गया, न्यूटन फोर्स की, देखो फोर्स यहां पे भी काम आ गया, फोर्स यहां पे भी काम आ गया, फोर्स की याद कर लो m1 L1 t की पावर -2, 1 मीटर से 1 मीटर काट ही दो, क्या है ना, बार बार लिखने से क्या मतलब, मीटर से मीटर कट ही गया। और नीचे है आपका, ऊपर है टाइम की पावर सेकंड है t1 और नीचे मीटर स्क्वायर मतलब L2, बस इसको ढंग से लिख लो तो नीटा की आपकी डायमेंशन आ जाएगी। तो m1 एक L से एक L कट गया, एक ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर एक इससे ये कट गया तो t की पावर -1 हो जाएगी, बस हो गया। m1 L की पावर -1 t की पावर -1 हो गया, ये किसकी, ये नीटा की यूनिट हो गई। तो ये सारे क्या है, ये है अपने डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन। क्या किया अपन ने, जो कांस्टेंट्स है उनकी डायमेंशन भी इजीली फाइंड कर ली, है ना। इसमें यहाँ पे उन कांस्टेंट की जिनकी डायमेंशन निकलेगी, जिनकी यूनिट्स होती है, ठीक है ना। ये होगी यूनिट होगी तो आप उसको फंडामेंटल के टर्म में लिख पाओगे, ठीक है। चलो सेकंड हो जाएगी अपनी, सेकंड इसका एप्लीकेशन हो जाएगा चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं है, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, आराम से कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस से। कैसे सर, कैसे कैसे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो करेक्ट चेक, कोई भी इक्वेशन होगी इसमें दो पार्ट होंगे, कोई भी इक्वेशन लिखी होगी इसमें दो पार्ट है, एक होगा आपका एलएचएस और एक होगा आरएचएस, एक होगा एलएचएस और एक होगा आरएचएस। अगर एलएचएस पार्ट मतलब उसमें जितने भी टर्म है एलएचएस में और आपके आरएचएस में, उन सब की अगर डायमेंशन, अगर वो इक्वेशन करेक्ट है, मतलब क्या हुआ, हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल जैसे आपकी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। अब यहाँ कितने टर्म है, तो एक आपका एलएचएस में एक टर्म है, आरएचएस में आपका एक ये टर्म है यूटी और एक है हाफ ए टी स्क्वायर है, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो बीच में प्लस और माइनस आता तो वो आपके ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है ना, मतलब टर्म को क्या कर रहा है आपका अलग अलग डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो मतलब क्या हुआ, हर एक टर्म की एलएचएस आरएचएस में जो है डायमेंशन है वो सबके सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई लेंथ होती है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L1 T0, भाई लेंथ है ना, इसकी क्या होगी ut, u है आपकी वेलोसिटी और t है आपका टाइम, तो वेलोसिटी होती है m0 L1 t की पावर -1 और टाइम हो जाएगा t की पावर 1, तो t की पावर 1 से -1 कट गया, ठीक है, और 1 से -1 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा m0 L1 t की पावर 0 बचा। और वैसे भी यहाँ पे ये क्या है, मीटर पर सेकंड है तो टाइम से टाइम कट ही जाएगा, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम से टाइम कट गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब सही आ रही है, सेम यूनिट आ रही है, प्लस प्लस हाफ तो हाफ ही रहेगा। ए एसेलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम जो है वो सेकंड स्क्वायर सेकंड में कट जाएगा, मीटर आ रहा है, मतलब मीटर मतलब m0 L1 t की पावर 0, ये लो। तो तीनों पार्ट जो है एलएचएस और आरएचएस के, है ना, ईच टर्म की जो डायमेंशन सबके सेम आ रही है, इसकी भी L1, इसकी भी L1, इसकी भी L1, तो मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट। एक और ले लेते एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई √L/g, ये होता फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई √L/g, L हो गई आपकी उसकी लेंथ, है ना, जो सिंपल पेंडुलम जो रोटेट कर रहा है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, और g हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो मतलब LHS में जो टाइम पीरियड है और RHS में आपका जो पूरी क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन सेम मानी कर लेते हैं। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी सर, m0 L0 t की पावर 1 है ना, या फिर इसको m0 L0 नहीं लिखते t की पावर 1 लिखते तो भी सही है, क्योंकि वैसे भी 0 ही है पावर, है ना, तो ये पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये m0 L0 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो t की पावर 1 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और जो है अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ना। चलो, तो इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई पावर होती नहीं है क्योंकि इनकी कोई यूनिट ही नहीं होती, ठीक है। बचा आपका L और G, तो लिख देते हैं, ये रूट है, क्या हो गया L मतलब लेंथ, लेंथ क्या हो गई m1, सॉरी लेंथ हो गई आपकी L1, लेंथ हो गई L1, और G क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, पर है तो एक्सेलरेशन ही ना, ग्रेविटी की वजह से तो क्या हुआ, है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1 t की पावर -2, L1 t की पावर -2, तो कर दो, L से L कट गया, t की पावर -2 ऊपर जाके t की पावर -2 ऊपर जाके t की पावर +2 हो गया बस। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ रहा है t की पावर 1 ही तो आ रहा है बस। और t की पावर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, मतलब ये इक्वेशन सही है, दोनों तरफ आपने चेक कर लिया, दोनों के डायमेंशन इक्वल आ रही है, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है बस। तो ये जो है वो अपना सेकंड इसका एप्लीकेशन है कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस अगर चेक करना कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं है, वो भी अपन चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो है वो है थर्ड एप्लीकेशन हो गया इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकता हूं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट, है ना। MK से CJS में चेंज करना है, आराम से इसकी हेल्प से कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, और है ना वो चेंज होने के बाद उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा वो सब इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको कैसे शो करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मतलब उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसमें डायमेंशन होती है, ठीक है, ये चीज है। तो N1 U1 ये मान लो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब MKS में मान लो, और अगर मैं इसको CJS में चेंज करूंगा तो मान लो N2 U2, है ना, ये दोनों बराबर ही हो क्योंकि वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। मान लो ये फोर्स है, मान लो फोर्स है MKS में, तो आपका क्या होगा, न्यूटन होगा, है ना। एग्जांपल भी इसका ले लेंगे अपन, जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन, वो निकालना है मुझे नहीं पता हाउ मच डायन, मुझे निकालना है, मतलब मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 मेरे पास 1 है, यूनिट आपकी न्यूटन मतलब आपका ये आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आपके फोर्स है, इक्वल टू N2 मुझे निकालना है, और डायन हो गई इसकी CJS यूनिट, है ना। जैसे न्यूटन होता है आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे डायन क्या होता है, CJS यूनिट है, kg की जगह जाएगा ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर बस। तो डायन को अपन ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, वही तो होता है, उसी को नाम रखा हुआ डायन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन, तो कैसे पता करें, है ना। अब अपन को ऐसे अपने रट रखा है अपने रट रखा है, पर अभी यहाँ पे कैसे निकाले, मैं पहली बार निकाल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो अपन डायमेंशन की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है और कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी फर्स्ट वाली वही आपकी वो है, बस इसकी यूनिट जो है वो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, U1 से U2 कर रहे हैं, MK से CJS कर रहे हैं, या फिर CJS से आप MKS में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपका N1 और N2 चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने N1 N2 लिख दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जरूरी था ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 आपका डायन ही आएगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ आपका 10 भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे N2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आपको दे रखी है जिसको कन्वर्ट करना है उस डायमेंशन में, उसकी डायमेंशन लिख लो। तो उसकी मान लो M1 L1 T1 की पावर कुछ A B और C है, A B और C है, ठीक है। ये 1 1 1 क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले के लिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे N1 आ जाएगा, इक्वल टू है यहाँ पे N2, और इसको बोल देते हैं अपन सेकंड वाला, तो M2 L2 T2 की पावर A B C, भाई पावर तो वही रहेगी ना, पावर तो वही रहेगी, जैसे फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन थोड़ा चेंज होगी, फोर्स भले MKS में जो है वो CJS में है, पर फोर्स की जो डायमेंशन वो तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर पर है तो लेंथ ही, तो लेंथ की पावर तो 1 ही आने वाली है। केजी में हो, मास हो केजी में हो, ग्राम में हो, पर है तो वो आपका मास ही ना, तो मास की पावर तो 1 ही आएगी। इस तरीके से आपका टाइम जो है वो टाइम की पावर वही आएगी। तो इनकी पावर जो है वो A B C जो मेरे फंडामेंटल जो
फंडामेंटल जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी उनकी पावर तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए पावर आपकी यहाँ पे भी ABC रहेगी, यहाँ पे ABC रहेगी। बस ये चीज़ है कि यहाँ पे M1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर MKS में kg को, तो यहाँ पे M2 जो है ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे L1 जो है वो आपका सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे आपका मीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ठीक है। तो ये आपकी MKS मान लो, ये CGS मान लो, पर पावर तो सेम रहेगी। अगर उनकी डायमेंशन अगर लूँ तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं N2 निकालूंगा तो क्या आएगा N2, अगर मुझे N2 निकालना है तो N2 क्या आएगा, N2 इक्वल टू आ जाएगा N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। भाई ये वाला पार्ट जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो मास से मास डिवाइड हो गया, लेंथ से लेंथ डिवाइड हो गया, टाइम से टाइम डिवाइड हो गया। उनकी जो पावर है ABC वो दोनों में कॉमन, इसलिए कॉमन पावर लगा दी। तो ये इस तरीके से अपन निकाल लेंगे, इस तरीके से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, पर अपन जो क्वेश्चन लेंगे तो ये सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे वही क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन अपना 1 न्यूटन को चेंज करना है अपन को डायन में, और डायन में चेंज होने के बाद उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T की पावर -2, M1 L1 T की पावर -2, ठीक है। ये आपका न्यूटन है, न्यूटन आपकी ऐसा ही यूनिट मतलब आपके MKS सिस्टम होता है, तो ये आपका MKS में है, ठीक है, ये आपका MKS में है। और इसको चलो 1 1 1 ले लेते हैं अभी, ठीक है। और ये वाला N2 मुझे निकालना है, और ये जो है डायन आपका CGS में है, तो ये आपका CGS, ये M2 जो है, L2 जो है और T2 जो है वो CGS डिपेंड कर रहा है, पर आपके डायमेंशन वही रहेगी, M1 L की पावर 1 T की पावर -2 की डायमेंशन, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन सेम रहेगी। बस यहाँ पे ये आपकी MKS में, वो आपकी CGS में, ठीक है। यहाँ से मुझे N2 निकाल लेता हूँ। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर -2। बस जो पावर थी इन पे, ये पावर जो थी यहाँ पे, जो मैंने ए बी इसकी ले रखा है, तो वो पावर यहाँ पे 1 1 और -2 वो रख दी इनकी पावर, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 है ही, N1 की वैल्यू तो 1 है ही, ठीक है। N2 इक्वल टू 1 इंटू M1 क्या है मेरा मास, तो मास मतलब आपका MKS में 1 kg, और नीचे क्या है 1 ग्राम की पावर 1। L1 क्या है मेरी MKS में लेंथ, मतलब 1 मीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर पावर 1, और ये तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड ही होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही हो या CGS हो या MKS कुछ भी हो, आपस टाइम थ्योरम, तो ये तो कट ही जाएगा, इसका मतलब ही नहीं 1 डिवाइड 1, उसके 1 के बाद कुछ भी करो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कट ही गया। N2 इक्वल टू 1, अब ये kg है, नीचे ग्राम है, kg है और ग्राम है, और मुझे डायन का मल्टीप्लाई चाहिए, मतलब मुझे CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो kg CGS में क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। kg को मैंने भाई मैं निकाल रहा हूं कि 1 न्यूटन को हाउ मच डायन है ना, तो डायन निकालने के लिए मुझे जो है यहाँ पे डायन है आपके CGS यूनिट, तो इन सबको CGS में चेंज करना पड़ेगा, तो CGS में चेंज कर रहा हूँ। kg जो होता है वो आपका 1000 ग्राम होता है, इसकी पावर 1 आ गई, ग्राम से ग्राम कट गया तो 1000 की पावर 1 हो गई। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, इसकी पावर 1 है, तो कितना आ गया N2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100, कितना आ गया 10 की पावर 5 आ गया। तो बस ये N2 के 10 की पावर 5 आ गई, मतलब क्या हुआ यहाँ पर 10 की पावर 5 हो जाएगा बस। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन होता है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन होता है, बस ये तो चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट जो है वो अपन ले सकते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल करना है क्या, चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पर इससे अच्छा है मैं करूँ, इससे अच्छा है कि आप इसको आप खुद करें, है ना, आप खुद करें, क्योंकि एग्जाम्पल तो अब मैं इसके कितने भी करा सकता हूँ, पर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो होगी। तो मैं आपको बस क्वेश्चन दे देता हूँ, आप निकालना कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। जूल जो है वो वर्क की ऐसा यूनिट है, अर्ग जो है उसे CGS यूनिट है, तो हाउ मच आएगा वो आपको निकालना, कितना जो है आएगा वो निकालना है, ठीक है। या फिर अपन जो G की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है ना, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये होती है क्या ये। तो ये आपकी किस में है SI में है। इसको G की जो है ये वैल्यू अगर मुझे CGS में चाहिए
मुझे अगर सीजीएस में चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी ये मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा 6.67 × 10⁻11 ही आएगा या कुछ और आएगा, वो मुझे चेंज करनी है ना, मतलब सीजीएस में करनी है। मतलब ये जो न्यूटन है वो आपका डायन में आ जाना चाहिए, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए और केजी स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हो गया उसकी ये, तो इसके तो हाउ मच यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। ये आपका n1 ये है, n2 कितना होगा मुझे निकालना है, तो इसके हेल्प से आराम से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन आप ये करके, है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आप करने का ट्राई कीजिए, ये आप करने का ट्राई कीजिए। वही सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, है ना। चलो ये वाला कर देता हूँ, ये वाला कर दे अपन, चलो ये वाला कर देते हैं, है ना, ये वाला कर देते हैं, ये वाला आप करना, ये वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6.67, तो ठीक है, तो ये तो आ जाएगी आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और जी की यूनिट अभी अब, है ना, जी की डायमेंशन आपने निकाली थी, जी की डायमेंशन निकाली, जी की डायमेंशन क्या होगी तो यहीं से निकाल लो, m1 L1 t की पावर -2, मीटर स्क्वायर मीन्स l की पावर 2 और kg स्क्वायर मीन्स m की पावर 2। तो इसे निकाल लो तो कितना आ जाएगा, एक इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगी m की पावर -1 L1 और ये L3 आ जाएगा और t की पावर -2 आ जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई बस। तो ये m की l की और t की पावर -2 जो आ जाएगा यहाँ पे, तो कर दो m की पावर -1 L1 L2 की पावर 3 आ जाएगा और टाइम की T1 अपॉन T2 की पावर -2 आ जाएगा। बस ये जो पावर थी आपकी, इसकी जी की डायमेंशन मैंने लिख ली, इसकी यूनिट से लिख दी और इसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया, बस हो गया। n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 तो रहेगा ही। ये क्या है, ये क्या है, जो 1 वाले हैं वो मेरे MKS यूनिट है और 2 वाले जो आपके CGS, तो कर दो क्या है मास मतलब केजी, है ना, तो 1 केजी, तो केजी को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूँ, 1000 ग्राम हो गया, डिवाइड बाय नीचे 1 ग्राम हो गया के पावर -1, क्या हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया कि पावर 3 हो गई। और टाइम तो यहाँ पे कट ही जाएगा क्योंकि वो ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो क्या आ रहा है देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 1000 की पावर -1 मतलब 1/1000 हो गया, 1000 की पावर -1 है मतलब 1/1000 हो गया, इंटू 100 की पावर 3 है, 100 की पावर 3 है मतलब 100 इंटू 100 कर लो, 30 से 30 कट गए और 1 2 3 से ये 3 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 8, तो कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये लो, ये हो गई इसकी CGS में कन्वर्ट, जी को जो है वो MKS से CGS में कन्वर्ट कर दिया। तो MKS करोगे तो 10 की पावर -11 आएगा, CGS में लिखोगे तो 10 की पावर -8 आएगा, और वो आपने लिख ही लिया। ठीक है, किसकी हेल्प से लिख दिया, ये डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कर लिया इजीली। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। चलो, और ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग आएगा, और आंसर आपका जो है 10 की पावर 7 आना चाहिए, 10 की पावर 7 आना चाहिए, 10 की पावर 7 अर्ग होगा। ठीक है, तो ये आप करके जरूर देखनी है ये आपका आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है डिराइविंग, फोर्थ डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला जो है अपन डिराइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। कैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रखा है ना, सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन बोल रखा है आपका कि आपका चलो ये लेते हैं, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वो किसके से डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और मास ऑफ बॉब, है ना, मास ऑफ बॉब और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है ना। ये जो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम ये होता है, ठीक है, ये तो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है,
उसके मास पे डिपेंड कर रहा है और जो नीचे जी लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। टाइम पीरियड इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। टाइम पीरियड जो है वो एल, एम और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला डिराइव कीजिए आप कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा फॉर सिंपल पेंडुलम। तो आराम से कर सकते हैं, क्या है अपन को नहीं पता फॉर्मूला क्या आने वाला, तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं टाइम पीरियड जो है मेरा प्रोपोर्शनल है एल की पावर ए के, एम की पावर बी के और जी की पावर सी के। और क्या भाई, एल की पावर ए ले लिया, एम की पावर बी ले लिया और जी की पावर सी ले लिया। अब जो भी यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा। मुझे यहाँ से ए बी सी निकालना है ना। अब मैं देख लूंगा कि मेरा क्या आता है ना। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है, तो देख लेता हूँ क्या आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, भाई प्रोपोर्शनल कुछ कांस्टेंट आएगा, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, हो गया। तो ये अब इनकी आप क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उससे अपना जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस लगा, मतलब इनकी जो भी अभी जो भी क्वांटिटीज है यहाँ पे इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दो। तो ये टाइम पीरियड की क्या होती है डायमेंशन, m0 l0 t की पावर 1, m0 l0 t की पावर 1। ओके, कांस्टेंट की तो कुछ होती नहीं है ना। कांस्टेंट की तो यहाँ पे आपको पता नहीं क्या कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट के लिख रहा हूँ। l लेंथ है तो l की पावर 1 और यहाँ पे इसकी a ले रखा है, और m मास है, मास का हो जाएगा m1 और इसकी पावर b होगी जो मुझे निकालनी है। और g क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है l1 t की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l1 t की पावर -2 इसकी पावर c ले रखी है। ओके, यहाँ पे क्या है, m0 l0 t की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी m है और बाकी इन दोनों में m नहीं है, तो m की पावर क्या हो जाएगी 1 इंटू b हो गई। फिर लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, लेंथ की पावर, तो यहाँ पे लेंथ की पावर आ रही है a और यहाँ से आ रही है 1 इंटू सी प्लस सी हो गया। भाई यहाँ से a मिल रही है, यहाँ से c मिल रही है, तो a प्लस सी हो गई। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दी। फिर यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम यहीं पे तो है ना, तो टाइम का हो गया -2 इंटू सी, तो -2c हो गया। ये लो बस। अब यहाँ से जो है ये इक्वेशन, अगर ये फॉर्मूला अगर करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो LHS पार्ट का और RHS पार्ट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, m की पावर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे m की पावर क्या है, m की पावर b है। तो अगर दोनों अगर बराबर है तो m की पावर b है, मतलब b 0 के बराबर होना चाहिए, b 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे m की पावर 0 है और यहाँ पे m पावर b है, मतलब b किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। l की पावर यहाँ पे 0 और यहाँ पे l की पावर a प्लस सी है, तो a प्लस सी किसके बराबर हुआ, a प्लस सी बराबर हो गया 0 के। यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ पे l की पावर a प्लस सी है, तो a प्लस b 0 के बराबर हो गया। और थर्ड जो है यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -2c है, तो -2c किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। t की पावर 1 और t की पावर -2c, तो -2c जो 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से c आ गया आपके पास, c आ गया आपके पास -1/2। c जो मिल गया आपको वो मिल गया -1/2। और जब यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट करेंगे, ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, भाई आपको b तो 0 मिल ही गया, b 0 मिल ही गया, c आपको -1/2 मिल ही गया, और c की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो आपको a भी मिल जाएगा। तो a आ जाएगा a इक्वल टू c हो जाएगा, तो -c और माइनस माइनस प्लस 1/2। c की वैल्यू 1/2 है, 1/2 तो जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा बस। तो a मिल गया आपको 1/2, c मिल गया -1/2 और b 0 मिल गया। तो ये वैल्यू जो है वो अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे। भाई अपन a b c तो निकालना था, वो निकाल लिया मैंने निकाल लिया डायमेंशन एनालिसिस को। दोनों तरफ जो है LHS RHS जो है आपका डायमेंशन बराबर करके, यहाँ से मुझे पावर जो है इक्विवेलेंट की मैंने, तो मुझे a b c है ना, a और b और c मिल गया। यहाँ ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड क्या मिल रहा है, टाइम पीरियड इक्वल टू कॉन्स्टेंट l की पावर a और a आ रही है 1/2, मास की पावर b आ रही है 0 और g की पावर c आ रही है -1/2। बस ये हो गया। तो t इक्वल टू के l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, मतलब ये हो गया। m की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 1 हो गया, l की पावर 1/2 मतलब √l और g की पावर 1/2 मतलब ऊपर आपके नीचे जाके g की पावर आपका प्लस का 1/2 हो जाएगा, जिसका मतलब √g। तो ये तो फॉर्मूला आ रहा है। और यहाँ पे k जो कांस्टेंट है वो अपन एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। कांस्टेंट जो है आपका एक्सपेरिमेंट नहीं निकलता है, और ये कांस्टेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट से आपका 2π के बराबर आता है। ये कांस्टेंट जो है आपका 2π के बराबर आता है, इसीलिए जो है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है 2π√L/g। तो बस ये मिल गया आपको। तो ये तो फॉर्मूला होता है और ये यहाँ से आ रहा है ना। कांस्टेंट हमेशा आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा, और बाकी जो फॉर्मूला अपन ने है L और G के साथ क्या रिलेशन है t का, वो अपन डायमेंशन एनालिसिस से आपको मिल ही गया। तो ये रिलेशन आ रहा है बस, है ना। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला
अपन जो निकाल सकते हैं। जैसे एक और करके बताऊं, एक और करके बता देते हैं, एक और आपको करके बता देते हैं। जैसे अपन को पता सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता अपन को, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है F है ना, जैसे फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा सेंट्रल फोर्स का, तो उसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है मास पे, भाई जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसके मास पे, उसकी वेलोसिटी पे, और जिस है ना भाई सेंटर से जिस रेडियस के सर्कल में आपका रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है कौन, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तभी लगेगा जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी, ठीक है, रोटेट करेगी, तब ये आ गया, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वैसे अपन को पता है, पर यहाँ से कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो अपन को नहीं पता क्या आने वाला है ना, अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अपन को पता ही नहीं भाई फॉर्मूला क्या आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बोल रखा है MV और R पे डिपेंड कर रहा है, तो लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल है M की पावर A के, V की पावर B के, R की पावर C के, ठीक है। F इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट K, M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C, ये लो, ठीक है। अब इसके लिख देते है ना, इसके डायमेंशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो F के डायमेंशन फोर्स की M1 L1 T की पावर -2, फोर्स इतनी बार लिख गया, अब तो आपको याद भी हो गई होगी फोर्स क्या होती है, M1 L1 T की पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट M मास है, मास की हो जाएगी M1 और ऊपर पावर है A। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मतलब L1 T की पावर -1 की पावर B, और R है, R क्या है, R हो जाएगी आपकी कोई रेडियस मतलब लेंथ होगी, तो L की पावर 1 है और इसकी C हो गई, बस बराबर कर दो। तो M1 L1 T की पावर -2 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू K M की पावर A, और यहाँ पे M है ही नहीं तो M की पावर A हो गया, 1 इंटू A हो गया, L की पावर 1 इंटू B, और यहाँ पे C मिल रहा है, तो L की पावर आ रही है B प्लस C, यहाँ से B और यहाँ से C, यहाँ से T की पावर -B और यहाँ पे T है ही नहीं, तो बस ये आ रहा है, ठीक है। चलो अब बस अगर ये इक्वेशन सही है, भाई फॉर्मूला सही निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो दोनों के डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर दीजिए। M की पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे M की पावर 1 है, तो मतलब A किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। L की पावर यहाँ पे B प्लस C है, यहाँ पे L की पावर 1 है, तो B प्लस C किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। और T की पावर -2 है, यहाँ पे T की पावर -B है, तो -B इक्वल टू हो गया -2 के, तो माइनस से माइनस कट गया, B इक्वल टू आ गया आपका 2, B इक्वल टू आ गया आपका 2 आ गया, B 2 आ गया, तो यहाँ से आप C भी निकाल सकते हो, तो C इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस B, और B आ गया आपका 2, तो C आ जाएगा आपका -1, C आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। B इक्वल टू हो गया 1 माइनस C, और C की वैल्यू C इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस B, और B की वैल्यू अपन रख दी 2, तो हो गया माइनस, ठीक है। तो ये A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया, ये तीनों कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये तो फॉर्मूला है, बस तो पुट कर दीजिए। F इक्वल टू K M मतलब मास की पावर A क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो A की पावर 1 हो गया। V की पावर B है, B क्या मिला, B2 मिला, तो V² हो गया। और R की पावर क्या है, C की पावर क्या है, -1, तो -1 लिख देते हैं। तो क्या गया फॉर्मूला, F इक्वल टू कॉन्स्टेंट mv²/r, ये आ गया फॉर्मूला mv²/r। और एक्सपेरिमेंट से जो है वो K जो है वो 1 के बराबर आता है, K जो है वो 1 के बराबर आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से आता है कॉन्स्टेंट। तो क्या गया फॉर्मूला, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, FC जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, तो ये तो फॉर्मूला आता है, और ये तो फॉर्मूला है अपना, बस निकल गया। तो इस तरीके से अपन कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो है आपकी इसकी लिमिटेशन। भाई अब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे, इसका मतलब ये थोड़ा ना है इसको पढ़ रहे तो हर जगह काम आ जाएगा, कुछ लिमिटेशन है इसकी जहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है, तो क्या क्या चीज़ें इससे फाइंड नहीं कर सकते वो बात कर लेते हैं ना। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशन। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि इससे अपन वो फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते जो आपके प्लस और माइनस से जो है सेपरेट है, मतलब इसमें आप ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है। तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बीच में प्लस कहाँ से लगाएंगे, बीच में प्लस कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में जो आपके प्लस आता है माइनस आता है जिस फॉर्मूले में, वो जो है इक्वेशन जो है वो अपन डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से जो है वो अपन डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड जो है मतलब ये नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड जो है मतलब जिस इक्वेशन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री टर्म आता है, मतलब साइन थीटा आ गया,
कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स जिसमें आ गए, ट्रिग्नोमेट्री टर्म जिनमें आ गए, या फिर आपका जो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म टी की पावर माइनस टी एक्स, यहाँ पे मतलब ई की पावर का कुछ आ गया, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर टी बाई टू, ऐसा कुछ टर्म है किसी इक्वेशन के अंदर, तो वो इक्वेशन जो है वो आपका डायमेंशन एनालिसिस से आपका डिराइव नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उस इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से लाऊंगा, या फिर मैं है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे जो है वो आपके फंडामेंटल आपके नहीं है, और फंडामेंटल्स आपकी क्वांटिटीज नहीं है, तो उसको फंडामेंटल की पावर में तो वो आएगी नहीं उसमें, तो उसको कैसे डिराइव करूंगा। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से ऐसी इक्वेशन नहीं निकाल सकते जो जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री कोई टर्म है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, आपका लॉग हो गया, तो ये सारी चीज़ जो है इससे डायमेंशन एनालिसिस से अपन नहीं निकाल सकते, तो ये इसका लिमिटेशन हो गई भाई, इससे है ना वो इक्वेशन नहीं निकाल पाते। थर्ड जो है वो अपन क्या नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं अपन, जैसे ऐसे फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें जो कांस्टेंट है, जैसे मैंने अभी जो है ना, जैसे मैंने अभी निकाला था, तो जितने भी कांस्टेंट वाले आ रहे थे, जैसे 2 पाई आया था, जैसे टाइम पीरियड निकाला था, टी इक्वल टू आया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया, तो ये फॉर्मूला मैं क्यों डिराइव कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंट से जो मेरा कांस्टेंट आया 2 पाई, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, मतलब उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, उसकी यूनिट नहीं, उसकी डायमेंशन नहीं है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। पर ऐसे फॉर्मूले जिसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी डायमेंशन हो, जैसे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है ग्रेविटेशन फोर्स का, तो इसका जो कांस्टेंट है वो g, इसकी डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन निकाली भी है अपन ने, तो इसकी डायमेंशन होती है, मतलब ये वाले फॉर्मूले अपन जो है वो डायमेंशन एनालिसिस से प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब ये आप कैसे निकालोगे, क्योंकि डायमेंशन इसमें भी आ रही है, डायमेंशन तो इसके पास भी है, और अपन तो सिर्फ इसी के लेके चल रहे हैं, अपन से फॉर्मूला निकालेंगे तो अपन में सिर्फ यही लेके चलेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो जी की वजह से भी तो होता है, जी की डायमेंशन भी तो काम आएगी उसमें। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन आएगी kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये आपका फोर्स की डायमेंशन दोनों होती है, तो वो आपकी जी की डायमेंशन भी इसको हेल्प करती है फोर्स की डायमेंशन निकालने में, मतलब यहाँ पे आपका एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होगा, अगर क्योंकि जी में जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो तो मेरा उसे डिराइव होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ऐसे जितने भी फॉर्मूले जितने हैं जिनका कांस्टेंट जो है उसकी डायमेंशन होती है, उनकी डायमेंशन होती है, जैसे आपका यही विस्कस फोर्स वाला F इक्वल टू नीटा ए dv बाई जी, ये फॉर्मूला जो है अपन इससे डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो नीटा आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी भी डायमेंशन होती है। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले जिनमें जो कांस्टेंट्स है उनकी डायमेंशन है, उनकी यूनिट है, वो डायमेंशन एनालिसिस से प्रूफ नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारी चीजें, एक तो ये हो जाएगा जिसमें प्लस माइनस आता है तो वो आपकी क्वांटिटीज आपकी डिफाइन नहीं होगी, बाकी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, फिर एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, या फिर लॉग टर्म आ गया, है ना, वो आपके इससे अपन प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और एक जिनके कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है वो वाले भी जो है इससे अपन प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी, जो ये डायमेंशन से भी नहीं कर पा रहा तो उसकी लिमिटेशन है, बस ये इसकी लिमिटेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी इसकी लिमिटेशन आ गई, बस सिंपल है। ये हो गया आपका डायमेंशन एनालिसिस। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और इसी के साथ जो है आपका डायमेंशन आपका खत्म हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन है अपना कि अगर मैं फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को, फोर्स को, वेलोसिटी और टाइम को बोल देता हूं, ये तीनों जो है वो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी बन चुके हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे तो ये नहीं होती, है ना, टाइम के अलावा ये दोनों तो नहीं होते, पर क्वेश्चन में बोल दिया है कि फोर्स है, वेलोसिटी जो है और टाइम जो है वो आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो बताओ कि आपकी जो डायमेंशन क्या होगी एनर्जी की या फिर वर्क की। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी अगर मेरा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जो है वो मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आराम से निकाल लेंगे, निकालना क्या है, एनर्जी क्या होती है, यूनिट आपकी जूल होती है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो निकाल लेते हैं। तो क्या होता है ये भैया, अगर फॉर्मूला लिखूं मैं, ई का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ई जो आपका वर्क ही तो है एक तरह से, एनर्जी इक्वल टू वर्क है, और क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये हो गया। तो ई जो है वो एफ, वी और टी है, तो बस एफ, वी और टी आ रहा है, और ये तीनों मेरे क्या है, ये तीनों क्या है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ई की डायमेंशन क्या हो गई, एफ की पावर 1, वी की पावर 1, टी की पावर 1, हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि टाइम भी मिली, इसने बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया टाइम मिली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी मिली फंडामेंटल है, और
फोर्स भी मेरी फंडामेंटल है, और डायमेंशन का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में तो शो करना है उसको, बस तो ये कर दिया, ये तीनों है तो बस F की पावर 1, V की पावर 1, T की पावर 1 जो है वो मेरी एनर्जी की जो है वो आपकी डायमेंशन हो जाएगी। कब? जब मेरा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। तो इस तरीके से अगर पूछते हैं तो अपन आराम से उसको इस तरीके से, भाई इनको मान लो फिजिकल क्वांटिटी, इनको फंडामेंटल मान लो और अब क्वेश्चन जो है आराम से कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हुआ अपना डायमेंशन एनालिसिस। आगे जो है नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।